Dear student, how are you? I hope you will be safe at your home. तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है डीएनए आरएनए में डिफरेंस, लिपिड क्या है, उसके वर्गीकरण में 3 पार्टीशन किए थे अपन ने। सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड, व्युत्पन्न लिपिड। सरल लिपिड या सम लिपिड अपन वहां पढ़ चुके हैं। अपन इस क्लास में पढ़ेंगे एक तो संयुक्त लिपिड, ये क्या होते हैं, और दूसरा बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न लिपिड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं संयुक्त लिपिड के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको वापस बता रहा हूं कि उसमें अपने वो क्या थे, अपने पास अल्कोहल और वसीय अम्लों के एस्टर थे। 2 पार्ट किए थे अपन ने उसके, तेल और वसा में। तो तेल और वसा क्या थे अपने पास, ग्लिसरॉल, और वसीय अम्लों के ट्राइएस्टर थे। और मोम क्या था अपने पास, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और वसीय अम्ल का एस्टर था, मतलब मोनो एस्टर था। और तेल वसा क्या थे, ट्राई एस्टर थे। यहां अपने पास जो संयुक्त लिपिड है, अब देखिए इसमें दिख रहा है अपने नाम से ही सरल एस्टर की जब मैं बात कर रहा था, तो वहां अपने पास 2 ही चीजें थी। एक बच्चों अपने पास था अल्कोहल और दूसरा था अपने पास वसीय अम्ल। इन दोनों के जुड़ने से जो एस्टर बन रहा था, वही एस्टर क्या था अपना, सरल या सम लिपिड था। फिर उसमें जो डिफरेंस था वो किस में था, अल्कोहल में था। एक लिपिड के अंदर मोनो अल्कोहल था अपने पास, और दूसरे प्रकार के लिपिड में अपने पास क्या था, ट्राई अल्कोहल था, जिसको ग्लिसरॉल कह रहे थे अपन। तो ट्राई अल्कोहल जिसमें था वो तो अपने पास कौन थे, तेल और वसा थे। और मोनो जिसमें था वो कौन था, मोम था, है ना। तो कुल मिलाकर ये चीज तो अपने दिमाग में आती है कि लिपिड में इन दोनों का होना तो जरूरी है, अल्कोहल और अम्ल का। तो इन्हीं से एस्टर बनेगा, और वो एस्टर ही क्या है, लिपिड है। तो इन दोनों से ही जो बना था, केवल एस्टर जो बना था वो तो अपना क्या था, सरल था। और यहां देखिए बच्चों संयुक्त नाम आ रहा है, तो इसका मतलब सरल के साथ कुछ ना कुछ और मिला दो। समझ गए बात को। सरल के साथ कुछ अन्य समूह अगर अपन और ऐड कर देते हैं, और उसमें सारी प्रॉपर्टीज अगर लिपिड की आ रही हैं, तो इसका मतलब बच्चों वो कौन सा लिपिड बनेगा, संयुक्त लिपिड बनेगा। समझ गए मेरे ख्याल से आप बात। यानी सरल लिपिड में अगर आप कोई अन्य समूह मिला देते हो, या ये कहो कि अल्कोहल, वसीय अम्ल और अन्य समूहों के मिश्रित होने से या के संयुक्त होने से बना लिपिड जो है वो आपका क्या था, संयुक्त लिपिड है। ठीक है, तो आप इसे इस रूप में भी बता सकते हो कि अल्कोहल, वसीय अम्ल और अन्य समूह के संयुक्त होने से बना लिपिड संयुक्त लिपिड कहलाता है। या इसको आप ये भी बोल सकते हो कि संयुक्त लिपिड के अंदर अल्कोहल और वसीय अम्लों के साथ अन्य समूह उपस्थित रहता है। दोनों में से जो ठीक आपको लगे वो आप यहां बता सकते हो। अब बच्चों ये जो अन्य समूह कौन सा है या किस प्रकार का है, उसको लेके इसे दोबारा अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बच्चों मेरे पास बनता है यहां फास्फोलिपिड, ठीक है,
और दूसरा मेरे पास यहां बनता है ग्लाइकोलिपिड। तो ये जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है इसका, या ये जो वर्गीकरण किया है, वो किसके बेस पे किया है मैंने? अन्य समूह की उपस्थिति के आधार पे किया है। ठीक है, तो यहां देखिए अन्य समूह जो मेरे पास आ रहा है वो बच्चों फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनिक क्षार है। जो एक्स्ट्रा समूह है वो कौन है? फास्फोरिक अम्ल व नाइट्रोजनी क्षार। क्लियर? और यहां मेरे पास जो एक्स्ट्रा समूह है उसमें शर्करा एक्स्ट्रा समूह के रूप में आता है, और कुछ जगह में नाइट्रोजनिक क्षार भी उपलब्ध आ जाता है इसमें। तो वैसे नाइट्रोजनिक क्षार तो आप कॉमन मान सकते हो। यहां नाइट्रोजनिक क्षार हमेशा हर में हो जरूरी नहीं है। ठीक है ना? तो यहां बच्चों जो अन्य समूह मिला वो फास्फोरिक अम्ल और शर्करा, ये आपको याद रख लेना दो, और नाइट्रोजनिक क्षार दोनों में आप कॉमन बोल सकते हो। तो यहां देखिए फास्फोलिपिड की डेफिनेशन में आप क्या बता सकते हो? ये चीज लिखनी है आपको, इजी तरीके से लिख सकते हो। वे संयुक्त लिपिड जिनमें अतिरिक्त समूह के रूप में फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनिक क्षार पाए जाते हैं, फास्फोलिपिड कहलाते हैं। अब अपने को वो एल्कोहल व सी अम्ल का बार बार जिक्र करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपन ने लिपिड का जिक्र कर दिया, संयुक्त लिपिड का जिक्र कर दिया। इसका मतलब ये तो होने ही है। जहां आपने संयुक्त लिपिड का नाम ले दिया इसका मतलब आपने एल्कोहल और वसी अम्ल तो बता दिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा समूह है सिर्फ आपको इसी का जिक्र करना है इनकी डेफिनेशन में। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? वे संयुक्त लिपिड जिनमें अतिरिक्त समूह के रूप में फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनिक क्षार पाए जाते हैं, फास्फोलिपिड कहलाते हैं। इसी प्रकार आप इसकी डेफिनेशन बना दोगे। वे संयुक्त लिपिड जिनमें अतिरिक्त समूह के रूप में शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षार पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं। तो डेफिनेशन बनाना बिल्कुल सिंपल सा है, आराम से आप इनकी परिभाषाएं बना सकते हैं। परिभाषा देने के बाद आपको थोड़ा सा इनके बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि क्या क्या काम कर रहे हैं या कहाँ उपस्थित रहते हैं। तो बच्चों ये जो फास्फोलिपिड है ये कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये किस में यूज हो रहा है? कोशिका झिल्ली के निर्माण में। और ग्लाइकोलिपिड जो है ये अपने मस्तिष्क, वृक्क, यकृत, श्वेत रक्त कोशिका इनमें पाया जाता है। यानी बच्चों मस्तिष्क, वृक्क, यकृत, श्वेत रक्त कोशिकाएं इनमें ये उपस्थित रहता है, इनके अंदर ये अपने कार्य कंप्लीट करता है। तो ये हो गया बच्चों आपका संयुक्त या मिश्रित लिपिड। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इजीली, आप बता दोगे। एस्टर में अन्य समूह की प्रेजेंसी में ये लिपिड बनता है, अन्य समूह के बेस पर इसे दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, इनकी डेफिनेशन बना देना, इनके ये कर। ठीक है, अब अपन इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं, व्युत्पन्न लिपिड के अंदर।
तो बच्चों ये भी देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, व्युत्पन्न, बनाना, प्राप्त करना, किसी से प्राप्त करना। तो मोस्टली ये इन लिपिड का व्युत्पन्न होता है। इनका मतलब संयुक्त और सरल दोनों का। यानी बच्चों अगर मैं सरल लिपिड की बात करूं, अब सरल लिपिड में जैसे मैं वसा या प्राकृतिक तेल वगैरह इनकी बात कर लेता हूं, तो वहां अपन ने देखा है कि इसकी स्ट्रक्चर में ये हुआ। अगर मैं इसका जल अपघटन करूं कम मात्रा में, तो क्या होता है, जल अपघटन के अंदर जल का जो H+ आयन है ये यहाँ के किसी पॉजिटिव पार्ट को रिपीट यानी कि प्रतिस्थापित कर देता है। और यहाँ मैं पॉजिटिव हिस्से की बात करूं तो ये वाले पॉजिटिव हिस्से हैं। अगर मैं ये एक ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ये वापस देखिए बच्चों मेरे पास नीचे वाले पोर्शन में एस्टर बने हुए हैं और ऊपर वाले पोर्शन में क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल आ गया। अब ये देखिए एस्टर भी है लेकिन ये प्राकृतिक वसा या जो तेल था वो नहीं बचा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। तो ये नया प्रकार का लिपिड बन गया। इसी को अपन क्या कहते हैं, व्युत्पन्न लिपिड कहते हैं। तो देखिए बच्चों इस व्युत्पन्न लिपिड को अपन ने कैसे बनाया है, सरल या संयुक्त लिपिड का अपन ने क्या किया है, जल अपघटन किया है। और बनने वाला भी क्या होना चाहिए, लिपिड ही होना चाहिए। अगर बनने वाला पदार्थ लिपिड है तो उसे अपन क्या कहेंगे, व्युत्पन्न लिपिड कहेंगे। कुछ नया अलग बन गया तो वो तो लिपिड होगा ही नहीं। तो व्युत्पन्न लिपिड की क्या डेफिनेशन बन गई, सरल या मिश्रित, संयुक्त भी बोल सकते हो, सरल या संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त लिपिड व्युत्पन्न लिपिड कहलाता है। तो ये बच्चों व्युत्पन्न लिपिड की डेफिनेशन हो गई। वापस बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, सरल या संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त लिपिड व्युत्पन्न लिपिड कहलाता है। ठीक है। अब बच्चों ये जो व्युत्पन्न लिपिड हैं ये मोस्टली जो हैं वो कौन है कि जो वसीय अम्ल हो गए और एल्कोहल हैं उनके मोनो तथा डाई ग्लिसराइड है। मोनो तथा डाई ग्लिसराइड। अब देखिए ये इसका मतलब क्या है, सरल वाला अपना क्या था, ट्राईग्लिसराइड था, ट्राई एस्टर, ये वाला 3 एस्टर, ट्राई मतलब बच्चों 3 एस्टर। ये क्या बना, 2 ही एस्टर ग्रुप, तो ये क्या बना, डाई बना है। अगर मैं इसका एक और हटा देता तो ये क्या बनता, मोनो बनता। समझ गए बात को। ये यहां देखिए 3 एस्टर समूह है, इसका मतलब बच्चों ये ट्राई एस्टर है। यहां से मैंने एक को हटा दिया, 2 रख दिए, तो ये क्या बन गया, डाई एस्टर बन गया। अगर मैं एक और हटा देता तो ये क्या बन जाता, मोनो एस्टर बन जाता। तो मतलब कि जब आप ट्राईग्लिसराइड का जल अपघटन करोगे तो उस कंडीशन में आपको जो डाईग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड मिलेगा वो आपका व्युत्पन्न लिपिड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्युत्पन्न लिपिड जो है वो कौन है, मोनो तथा डाईग्लिसराइड। तो इसे कंप्लीटली आप इस प्रकार बता सकते हो कि सरल और मिश्रित
लिपिडों के जल अपघटन से प्राप्त लिपिड व्युत्पन्न लिपिड कहलाते हैं। ये मोनो या डाइग्लिसराइड होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल भी आपके दिए हुए हैं, जैसे एक दिया हुआ है ट्रपिन, ये आपका एक व्युत्पन्न लिपिड है, ठीक है। एक दिया हुआ है कैरोटीनाइड, ये भी एक व्युत्पन्न लिपिड है। तो ये आपका वर्गीकरण कंप्लीट हुआ है लिपिड का, 3 पार्टीशन, सरल, मिश्रित और व्युत्पन्न के रूप, ठीक है। तो यहां तक बच्चों इसे आप अच्छे से तैयार करना। कोई दिक्कत है अगर आपको लग रही है यहाँ, तो आप उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब वर्गीकरण के बाद अगर मैं बात करूं तो लिपिड के अंदर आपके एक तो बच्चों सरल लिपिड की संरचना के बारे में बताया हुआ है, एक थोड़ा सा मोम के बारे में, सरल लिपिड के अंदर एक तो आपका तेल और वसा के बारे में बताया हुआ है, एक मोम के बारे में बताया हुआ है, थोड़ा सा इसके उपयोग लिखे हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि सरल लिपिड जो है इसमें एक तो तेल और वसा के बारे में थोड़ा सा दिया है और एक बच्चों दिया है मोम के बारे में। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि तेल और वसा कौन है, ट्राइग्लिसराइड है ना। और इसके अंदर ये बच्चों संतृप्त अम्ल भी हो सकते हैं इसके अंदर और असंतृप्त भी हो सकते हैं। एक कॉमन बात है, कार्बनों की संख्या सम होती है। यहां सम कार्बन वाले ये बनते हैं, ठीक है। अब ये संतृप्त और असंतृप्त शायद जानते होंगे आप। कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, उनमें अगर कार्बन कार्बन के बीच या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया हो ना, तो उसे उस यौगिक को अपन क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। और यदि सभी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य, तो वो कंपाउंड आपका क्या कहलाता है, संतृप्त कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे संतृप्त यौगिक कौन से हैं और असंतृप्त यौगिक कौन से हैं। तो यहां जो संतृप्त वसीय अम्ल मिलते हैं तेल और वसा के अंदर, तो वहां बच्चों एक तो पोमेटिक अम्ल है और एक स्टेरिक अम्ल है। तो स्टेरिक अम्ल भी पढ़ा आप लोगों ने शायद 10th वगैरह में, वो साबुनीकरण वाले में। पोमेटिक अम्ल और एक स्टेरेट अम्ल, स्टेरिक अम्ल, ठीक है। ये दोनों वसीय अम्ल जो है ये किस कंडीशन में, संतृप्त अवस्था में, ठीक है। अगर मैं असंतृप्त की बात करूं तो वहां बच्चों मेरे पास आ जाते हैं, एक ओलिक अम्ल आ जाता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य एक डिवी बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। एक लिनोनिक अम्ल आ जाता है। ये किस प्रकार के अपने असंतृप्त हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तेल और वसा के अंदर जो वसीय अम्ल यूज होते हैं वो संतृप्त भी हो सकते हैं, असंतृप्त भी हो सकते हैं। और ये खुद क्या है, ट्राइग्लिसराइड हैं, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कॉमन बात क्या है कि इनमें कार्बनों की संख्या क्या है, सम कार्बन है। 3 चीजें अपने पास हैं, इनको जोड़ेंगे तो इसके बारे में लिख देंगे ये सब कि
प्राकृतिक वसा और तेल संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा बता देना, संतृप्त अम्लों के रूप में पोमेटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल, और असंतृप्त के रूप में ओलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल वसीय अम्ल यूज लिए जाते या उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, फिर आप इसकी एक संरचना बना देना, अगर बनाना चाहो तो, वैसे आपने है नहीं तो उसको आप भले ही छोड़ सकते हो, या पहले मैंने जो बनाई थी स्टार्ट में वो वाली संरचना बना सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर मोम के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो मोम के बारे में आप लिख दोगे कि ये भी संतृप्त और असंतृप्त अम्लों से बनता है। और मोम कैसा होता है? मोनोहाइड्रिक होता है, पहले पढ़ चुके हैं अपन। तो आप इसमें लिख दोगे कि मोम संतृप्त और असंतृप्त अम्लों का मोनोहाइड्रिक एल्कोहलिक एस्टर होते हैं। इनमें जो अम्ल यूज किए जाते हैं उनमें कार्बनों की संख्या जो मोस्टली 14 से 36, और जो एल्कोहल यूज किए जाते हैं उनमें कार्बनों की संख्या जो है ये मोस्टली ली जाती है 16 से 36 नंबर ऑफ कार्बन। तो ये आपको इतना मोम में लिखना है। तो वापस हम लोग दो ही बातें हैं, क्या लिख देंगे? ये संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्लों के मोनोहाइड्रिक या मोनोहाइड्रिक एस्टर होते हैं। इनमें एल्कोहलों में कार्बनों की संख्या 16 से 36 और अम्लों में कार्बनों की संख्या 14 से 36 होती है। बस इसके बाद लिपिड का लास्ट टॉपिक आपको दिया है, इसके कुछ उपयोग हैं 2-4, वो लिख देने। क्या लिखेंगे उपयोग में? एक तो बच्चों ये लिपिड जो होता है ये कोशिकाओं में भोजन संग्रहित का कार्य करता है। दूसरा, ये कोशिका निर्माण में सहायक होते हैं। तीसरा, ये ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोगी होते हैं। एक आप बता सकते हो ये यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक ही अपने शरीर को ऊष्मारोधी बनाते हैं। चर्बी वो पढ़ा ना छोटी क्लासों में अपन ने, तो ये ऊष्मारोधी बनाते हैं। एक आप इसमें ये क्या करते हैं? एंजाइमों को सक्रिय बनाते हैं। तो ये आप इसके उपयोग में लिख देना। ठीक है, तो ये आपका लिपिड कंप्लीट हुआ है। तो आप लिपिड तक अच्छे से तैयार करना। कोई दिक्कत या समस्या लगे तो आप जरूर